हमारे स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BSOE 144 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है निर्वंश विज्ञान अध्ययन। आपका टाइटल क्या है? निर्वंश विज्ञान अध्ययन। ये है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप दिसंबर एग्जाम दे रहे हैं 25 में या फिर जून एग्जाम 26 में देने वाले हैं, ठीक है, या अभी तो दिसंबर एग्जाम चल रहा है, दिसंबर एग्जाम 25 वाले स्टूडेंट्स अभी हैं अब, या फिर आप 26 में एग्जाम देने के लिए, दोनों के लिए भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, ध्यान से समझना है। देखिए टाइम अभी नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको डायरेक्टली समझाते हुए मतलब रीड करते हुए समझाऊंगा। और आपको ना ये पीडीएफ लास्ट में क्या करना है, तो पूरा वीडियो पहले अंत तक देखना, पूरा समझना है। लास्ट में आपको क्या करना है, ये पीडीएफ डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। सो टाइम वेस्ट नहीं होता, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो देखने से पहले, ये समझने से पहले आप लोग एयरपोर्ट या ब्लूटूथ का यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से सही समझ में आ जाए। और जो सही समझ में आ जाएगा तो वो याद भी रहेगा। आपको एक बार वीडियो पूरा देखना है, लास्ट में आपको क्या करना है, फिर इसी का पीडीएफ ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से देख लेना है, एक बार रिवाइज कर लेना, तब याद हो जाएगा। क्वेश्चन 1 है, वर्तमान समय में प्रयोग होने वाली निर्वंश वैज्ञानिक पद्धतियों की रेखांकित पद्धतियों को क्या कीजिए, रेखांकित कीजिए, है ना। कौन सा विज्ञान? निर्वंश विज्ञान। तो ध्यान समझिए निर्वंश विज्ञान क्या है। निर्वंश विज्ञान को समझिए कि निर्वंश विज्ञान जो है वो किसी समुदाय या फिर जनजाति के जीवन को बहुत ही करीब से, इनके जीवन को बहुत ही पास से समझते हैं। जैसे कि वे लोग क्या खाते हैं, वे लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं, क्या परंपराएं हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, कैसे शादी विवाह करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानना ही निर्वंश विज्ञान कहलाता है। आई होप निर्वंश विज्ञान समझ में आया होगा। आज के समय में निर्वंश विज्ञान के अध्ययन में कई आधुनिक पद्धतियां प्रयोग की जाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुवांशिक विश्लेषण, जो डीएनए और क्रोमोसोम अध्ययन के माध्यम से मानव जातियों के बीच संबंध और उत्पत्ति को समझता है। इसके अलावा पोलियोन्टोलॉजी और हड्डियों का अध्ययन भी प्राचीन मानव समाज और उनके शारीरिक गुणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक निर्वंश विज्ञान में सर्वेक्षण, साक्षात्कार और फील्ड वर्क की तकनीकें अपनाई जाती है। बायोमेट्रिक्स जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग अब मानव पहचान और वर्गीकरण में किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर और सांख्यिकी आधारित मॉडलिंग भी जाति समूहों की संरचना और विकास का विश्लेषण करने में सहायक है। ये आधुनिक पद्धतियां न केवल मानव जातियों की शारीरिक विशेषताओं को समझने में मदद करती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधताओं के अध्ययन में भी सहायक होती है। आधुनिक निर्वंश वैज्ञानिक पद्धतियां शोधकर्ताओं को विस्तृत और सटीक डेटा देती है और मानव समाज के विविध पहलुओं का गहन अध्ययन संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान के महत्व की विवेचना कीजिए। व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान मानव समाज और संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका उद्देश्य केवल मानव जातियों के शारीरिक या आनुवंशिक अंतर को दर्ज करना नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझना भी है। यह इस पद्धति के अंतर्गत शोधकर्ता जीवन शैली, रीति रिवाज, धार्मिक प्रथाएं, भाषा और पारिवारिक संरचना जैसे तत्वों का अध्ययन करते हैं। व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार विभिन्न जाति समूह अपने पर्यावरण और सामाजिक परिवेश के अनुसार ढलते हैं। इसके द्वारा इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीति के प्रभाव को भी समझा जा सकता है। शोधकर्ताओं के लिए यह पद्धति गहन और वैज्ञानिक डेटा प्रदान करती है, जिससे मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना और नीतिगत निर्णय लेना आसान हो जाता है। व्याख्यात्मक निर्वंश विज्ञान शैक्षणिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सुधार और नीतियों के निर्माण में भी योगदान देता है।
यह पद्धति जातीय विविधता के महत्व को उजागर करती है और समाज में सहिष्णुता और समझ बढ़ाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके पास अब आया 3। भारत में मानव विज्ञान के रचनात्मक चरण का वर्णन कीजिए। भाई क्या है रचनात्मक चरण? भारत में मानव विज्ञान का रचनात्मक चरण औपनिवेशिक काल के बाद सक्रिय हुआ। कौन के काल? औपनिवेशिक काल। वो ऐसा काल था जब जब दूसरा देश के कोई गरीब देश पे जाकर वहां के संपत्ति, वहां के संसाधन, वहां के प्राकृतिक संसाधन को अपना समझता था और वहां पे जाके जबरदस्ती कब्जा करता था, बसता था। ठीक है, उस दौर के बाद ये समझता आया, जिस खास करके ब्रिटिश शासन के टाइम में। इस दौर में शोधकर्ताओं ने भारतीय समाज के संस्कृति की विविधताओं का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया। इस चरण में मानव विज्ञान ने सामाजिक संरचना, जातीय व्यवस्था, भाषा, धर्म और रीति रिवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रमुख संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में शोध केंद्र स्थापित किए गए, जहां मानव व्यवहार और सामाजिक जीवन के पैटर्न का अध्ययन किया गया। इसके साथ ही नृवंश वैज्ञानिकों ने लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत, त्योहार और पारंपरिक रीति रिवाजों को भी दस्तावेजीकृत किया। इस दौर की विशेषता यह रही कि शोध में सांस्कृतिक और भौतिक तत्वों का संतुलित अध्ययन किया गया। रचनात्मक चरण में शोधकर्ताओं ने केवल वर्णनात्मक अध्ययन नहीं किया, बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जिससे समाज की जटिलताओं को समझा जा सके। इस चरण में मानव विज्ञान ने भारतीय समाज की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को उजागर किया और नई तकनीक, नीतियों और शैक्षणिक दृष्टिकोणों के लिए आधार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक मानव विज्ञान में मार्गरेट मीड के योगदान की व्याख्या कीजिए। मार्गरेट मीड सामाजिक मानव विज्ञान की प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक थी। उन्होंने मानव व्यवहार, संस्कृति और समाज के अध्ययन में गहन योगदान दिया। मीड ने विशेष रूप से पुरुष और महिला की सामाजिक भूमिका, पालन पोषण की पद्धतियां तथा युवाओं के सामाजिक व्यवहार पर अध्ययन किया। उन्होंने पापुआ न्यू गिनी और ओसनिया के समुदायों का फील्ड वर्क किया और वहां के रीति रिवाज, विवाह प्रणाली और लिंग संबंधी सामाजिक संरचना का भी अध्ययन प्रस्तुत किया। मीड के अनुसंधान ने यह दिखाया कि व्यवहार और संस्कृति जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। उनके कार्य ने नारीवादी दृष्टिकोण, लिंग अध्ययन और सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्रों में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने मानव व्यवहार को समझने में फील्ड वर्क की भूमिका पर जोर दिया और इसे सामाजिक मानव विज्ञान का मूल आधार माना। मीड की दृष्टि से समाज और संस्कृति की समझ केवल अवलोकन और अनुभव से संभव है और उनके योगदान ने मानव विज्ञान के अध्ययन में नई दिशा और गहनता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, सामाजिक विज्ञानों ने नृवंश वैज्ञानिक परंपरा की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञानों में नृवंश वैज्ञानिक परंपरा की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञानों में नृवंश वैज्ञानिक परंपरा मानव समाज, संस्कृति और विविधता का अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस परंपरा के अंतर्गत शोधकर्ता मानव जातियों के सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। नृवंश वैज्ञानिक परंपरा समाज में विद्यमान असमानताओं, जातीय विभाजनों और पारंपरिक प्रथाओं को समझने में मदद करती है। इसमें मानव समूहों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज और जीवन शैली का दस्तावेजीकरण किया जाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और मानव विज्ञान में नृवंश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध करने पर शोधकर्ता समाज की संरचना, बदलाव और सामाजिक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह परंपरा समाज के विकास, सांस्कृतिक धरोहर और मानव व्यवहार की गहन समझ प्रदान करती है। साथ ही यह शोध समाज में सहिष्णुता और विविधता की सराहना बढ़ाने में मदद करता है। नृवंश वैज्ञानिक परंपरा के माध्यम से शोधकर्ता मानव समाज की बहुआयामी जटिलताओं को समझ सकते हैं और सामाजिक नीतियों और योजनाओं में सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव दे सकते हैं। यह परंपरा समाज और संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक अस्थायी आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट आपके सामने, 6 है, नारीवादी नृवंश विज्ञान के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।
तो नृवंश विज्ञान मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, और नारीवादी नृवंश विज्ञान किस पर जोर देगा? महिलाओं पर जोर देगा। तो नारीवादी नृवंश विज्ञान महिलाओं के अनुभवों और सामाजिक स्थितियों को समझने पर केंद्रित है। पहले चरण में शोधकर्ताओं ने महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं, घरेलू जीवन और सामाजिक अपेक्षाओं को का दस्तावेजीकरण किया, यानी वेरिफिकेशन किया। दूसरे चरण में अनुसंधान ने महिलाओं के अधिकार, शक्ति असंतुलन और लिंग आधारित असमानताओं को उजागर किया। तीसरे चरण में नारीवादी दृष्टिकोण ने वैश्विक संदर्भ में महिलाओं के अनुभवों की तुलना और विश्लेषण किया। इन चरणों में फील्ड वर्क, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू और केस स्टडी जैसे विधियों का प्रयोग किया गया। नारीवादी नृवंश विज्ञान ने यह दिखाया कि समाज में पुरुष और महिला की भूमिकाएं केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। इस अध्ययन ने नीतिगत सुधार, समानता और सामाजिक न्याय के लिए आधार प्रदान किया। नारीवादी दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हुआ है कि महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका समाज के विकास और परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। नारीवादी नृवंश विज्ञान सामाजिक संरचना की गहन समझ और महिला सशक्तिकरण में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नृवंश विज्ञानी लेखन की पूर्वापेक्षाओं की व्याख्या कीजिए। नृवंश विज्ञान लेखन में कुछ महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षाएं होती है जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले शोधकर्ता के पास समाज और संस्कृति की मूलभूत समझ होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि यह विभिन्न जाति और सांस्कृतिक समूहों के इतिहास, रीति रिवाज, भाषा, परंपराओं को समझे। लेखन के समय शोधकर्ता को निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को अलग रखना चाहिए। फील्ड वर्क, साक्षात्कार और प्रत्यक्ष अवलोकन जैसी विधियों का प्रयोग लेखन में महत्वपूर्ण माना जाता है। नृवंश विज्ञान लेखन में शोधकर्ता को सांस्कृतिक संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए और समूहों की विविधताओं को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा समाज में विद्यमान शक्ति असंतुलन, लिंग और उम्र और सामाजिक पदानुक्रम जैसी चीजों का विश्लेषण भी आवश्यक है। इन पूर्वापेक्षाओं के आधार पर नृवंश विज्ञानिक लेखन वैज्ञानिक, विश्वसनीय और समाज की जटिलताओं को समझने में सहायक बनता है। शोधकर्ता इन पहलुओं को ध्यान में रखकर सामाजिक संरचना, मानव व्यवहार और सांस्कृतिक प्रथाओं का सटीक अध्ययन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने है 8, किस तरह से वैश्विक नृवंश विज्ञान में सामाजिक व्यवहार की धारणा है, व्याख्या कीजिए। वैश्विक नृवंश विज्ञान में सामाजिक व्यवहार की धारणा यह मानती है कि मानव का व्यवहार केवल जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। हर समाज और समुदाय अपने इतिहास, पर्यावरण, धर्म और रीति रिवाजों के आधार पर व्यवहार विकसित करता है, और वैश्विक दृष्टिकोण से नृवंश विज्ञान में देखा जाता है कि विभिन्न जातीय समूहों के जीवन, सामाजिक नियम और परिवार और समुदाय की संरचना उनके व्यवहार को आकार देती है। शोधकर्ता इन पैटर्न्स का अध्ययन करके सामाजिक नीतियों और विकास योजनाओं में सुधार के सुझाव दे सकते हैं। वैश्विक नृवंश विज्ञान यह दिखाता है कि मानव व्यवहार स्थिर नहीं है और यह समय, समाज और संस्कृति के अनुसार बदलता रहता है। यह दृष्टिकोण समाज और संस्कृति की विविधताओं को समझने और विभिन्न मानव समूहों की तुलना करने में मदद करता है। सामाजिक व्यवहार की यह धारणा शोध को वैज्ञानिक बनाती है और मानव समाज की जटिलताओं को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होती है। बेली राजनीतिक व्यवस्था का एक खेल के रूप में वर्णन क्यों करते हैं, चर्चा कीजिए। बेली राजनीतिक व्यवस्था को अक्सर एक खेल के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें शक्ति, निर्णय और नियमों के पालन की संरचना खेल की तरह होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच संघर्ष, सहयोग और प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे खेल में खिलाड़ी नियमों के अनुसार काम करते हैं और जीत के लिए रणनीति बनाते हैं, वैसे ही बेली राजनीतिक व्यवस्था में भी नेता और नागरिक समाज नियमों, परंपरा और सामाजिक ढांचे के भीतर अपने हितों के लिए सक्रिय रहते हैं, और इसमें सत्ता के विभिन्न स्तर जैसे गांव, कबीला या फिर समुदाय एक खेल के मैदान की तरह काम करते हैं, जिसमें निर्णय लेना, समझौता करना और विवाद सुलझाना शामिल है।
राजनीतिक प्रक्रिया में सभी पहलू सहमति, असहमति, नीति निर्माण और शक्ति का संतुलन खेल के तत्व की तरह परस्पर जुड़े होते। इस दृष्टिकोण से शोधकर्ता सामाजिक संरचना, सत्ता के प्रयोग और निर्णय प्रक्रिया को सरल तरीके से समझ सकते हैं और राजनीतिक व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, कूला क्या है? ट्रोब्री एंड द्वीपवासियों के जीवन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। कूला एक विशेष प्रकार का आदान प्रदान है जो ट्रोब्री एंड द्वीपवासियों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कूला में लोग गहनों, वस्त्रों और आभूषणों को विनिमय करते हैं, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं। यह केवल व्यापार नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों और सम्मान का प्रतीक है। कूला आदान प्रदान के माध्यम से द्वीपवासियों के बीच मित्रता, विश्वास और सामाजिक जुड़ाव बनता है। प्रत्येक व्यक्ति और परिवार कूला के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति को समाज में स्थापित करता है। कूला आदान प्रदान में तय नियम और समय होते हैं जो सामाजिक अनुशासन बनाए रखते हैं। यह गतिविधि युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी और नेतृत्व के गुण सिखाती है। इसके माध्यम से न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान होता है बल्कि संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं का निरंतर प्रभाव भी बना रहता है। कूला ट्रोबिएंट द्वीपवासियों के जीवन को व्यवस्थित करता है और समुदाय में संतुलन बनाए रखता है। यह उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार है और सभी गतिविधियों में इसका विशेष महत्व है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक की आलोचनाओं पर क्या कीजिए चर्चा। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी पुस्तक को समाजशास्त्र और निर्वंश विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसे कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। आलोचक मानते हैं कि लेखक ने कभी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को पर्याप्त गहराई से नहीं दर्शाया। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पुस्तक में कुछ सांस्कृतिक समूहों की विविधताओं को पूरी तरह से समझने और प्रस्तुत करने में कमी रह गई। हालांकि इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय सामाजिक जीवन, समुदाय के नियम और व्यक्तिगत व्यवहार को जीवन तरीके से दिखाया गया है। आलोचनाओं के अनुसार लेखक ने शोध की पद्धति में कभी व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से अलग नहीं रखा, जिसमें निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद पुस्तक ने शहरी समाज और समुदाय के व्यवहार के अध्ययन में नई दिशा दी। शोधकर्ता और छात्र इस पुस्तक का अध्ययन करके सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवहार और सामुदायिक नेटवर्क के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वंश विज्ञान की परिभाषा दीजिए। निर्वंश विज्ञान के विविध प्रकार। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही निर्वंश विज्ञान बता दिया है क्या होते हैं निर्वंश विज्ञान। बाकी आप इसे अच्छा से पढ़िए, समझिए वीडियो को रोककर। आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। आप लोग जल्दी से इनका प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप लोग न्यू हो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को नहीं दबाया, जल्द दबा लीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका ही प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं। ये चैनल क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट का प्रिपरेशन करवाते हैं, साथ में ही इग्नू का करवा रहे हैं, बीए, बीकॉम, इन सब का सभी धीरे धीरे सभी अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, अपने रिलेटिव को, रिलेशंस जितने भी है, फ्रेंड्स को, सबको जोड़िए, चैनल को शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी सपोर्ट कीजिए। मैं जल्दी डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चांस बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।